Hi, this is CA Firoz. Today we are going to discuss regarding GST RFD 01. जैसा आपके जैसा आपको पता होगा कि GST RFD 01 रिफंड के केसेस में एप्लीकेबल होता है। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसको हम यूज़ करते हैं GST रिफंड के लिए। नॉर्मली जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जो RFD 1 है वो यूज़ होता है एक्सेस टैक्स पेड के रिफंड के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, सर्विस के लिए जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड होती हैं, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए और अदर चीज़ों के लिए भी RFD 01 यूज होता है। टुडे वी विल डिस्कस हियर ओनली रिगार्डिंग एक्सपोर्ट। यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें RFD 01 को कैसे हम कंसीडर करेंगे, उसमें क्या क्या अटैचमेंट लगेंगे, और उसमें अगर कोई नोटिस आती है तो उसको कैसे टाइटल करेंगे। यहाँ इन बातों पर हम खास ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, दिस फॉर्म इज फाइल्ड ऑनलाइन थ्रू GST पोर्टल, यानी ये जो फॉर्म होता है ऑनलाइन फाइल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक फ्लो चार्ट के जरिए यहाँ आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे हमने RFD 01 को हमने पोर्टल में जाकर ऑनलाइन फाइल कर दिया, उसमें फाइल करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सब रेडी रखने, और हम जो RFD 01 फाइल कर सकते हैं विद इन टाइम लिमिट फाइल करते हैं। उसकी टाइम लिमिट क्या है? 2 ईयर फ्रॉम रिलीवेंट डेट। रिलीवेंट डेट क्या होता है? आपका जो एक्सपोर्ट का जो शिपिंग बिल डेट होता है उससे विद इन 2 ईयर्स आप उसके रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैंने मेंशन किया है, GST पोर्टल में RFD 01 ऑनलाइन फाइल कर दिया। फाइल करने के बाद ये GST ऑफिसर के पास जाता है। GST ऑफिसर के पास 15 डेज होते हैं। विद इन 15 डेज GST ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि आपके जो RFD 01 है उसमें कोई कमियां हैं, तो वो एक डिफिशेंसी मेमो RFD 03 के जरिए आपको इशू कर देता है। इसका ये सेंस होता है कि आपको फिर यू टर्न लेना पड़ेगा। यू टर्न का मीन्स ये आपको RFD 01 फिल फाइल करना पड़ेगा और जो भी डिफिशियंसी थी उसको रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये, विद इन 15 डेज GST ऑफिसर या आपको डिफिशियंसी मेमो देगा या आपको क्या करेगा, नोटिस फॉर रिजेक्शन RFD 08 में। यानी नोटिस फॉर रिजेक्शन का क्या मतलब होता है? इसमें आपसे वो एक क्वेरी जनरेट करता है कि आपका जो जो रिफंड है हम क्यों ना रिजेक्ट करें। रीजन उसके पीछे दे देता है, इसके पीछे ये चीजें, उसके बिहाइंड जो उसको सस्पेक्टेड लगता है वो उससे आपसे क्वेरी करता है। वो एक शोकाज के तरीके होता है, शोकाज नोटिस होता है, उसमें आपको रिप्रेजेंट होकर या ऑनलाइन रिप्लाई, प्रॉपर रिप्लाई देकर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको यू टर्न नहीं जाना, RFD 01 से स्टार्ट नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको नोटिस का रिप्लाई करना। जैसा कि मैंने दो केसेस बता दिए आपको, या डिफिशियंसी मेमो विद इन 15 डेज दे देगा या नोटिस फॉर रिजेक्शन दे देगा। अगर वो फुल्ली सेटिस्फाई हो गया तो आपको एक्नॉलेजमेंट देता है RFD 02 में। यानी आपका जो रिफंड है उसमें जो अटैचमेंट लगे हैं, जो भी उसने कंप्लायंस देखे, सारे आपने सारे आपने फॉलो किए। अगर सब आपने फॉलो किए हैं तो विद इन 15 डेज आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है जिसको RFD 02 कहते हैं। अगर आपका केस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, यानी आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है, अंडर LUT किया है और आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, तो उस केस में आपको विद इन 7 डेज GST का रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। एज पर लॉ 90% आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि ऑर्डर जो होता है, रिफंड का ऑर्डर विद इन 16 डेज आता है। यानी जब एक्नॉलेजमेंट हो जाता है उसके विद इन 16 डेज आपके पास रिफंड का ऑर्डर आता है। यहाँ पे आपको ये प्रिविलेज मिलता है क्योंकि आप एक्सपोर्टर हैं, तो आपको जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलता है उसी के बाद ही आपको विद इन 7 डेज में आपको GST का रिफंड प्रोविजनल बेसिस पे मिल जाता है। आपको यहाँ तक कि वेट नहीं करना पड़ता कि GST रिफंड का ऑर्डर है, जबकि GST रिफंड का ऑर्डर विद इन 16 डेज आता है एक्नॉलेजमेंट के बाद। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हम, जैसा कि मैंने बात किया था कि हम यहाँ पर आज प्रैक्टिकल एक केस आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक हमारा क्लाइंट था, उसने जो अटैचमेंट, फर्स्टली हम बात करेंगे अटैचमेंट। मेन होता है अटैचमेंट हमें क्या क्या लगाना है। जैसा आपको पता है कि RFD 01 क्या होता है, आपके रिफंड के से रिलेटेड होता है। आपका जो एक्सपोर्ट रिफंड होता है उसी को क्लेम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमें क्या देखना है, आपके पास ITC उस पीरियड में कितनी है और आपके क्रेडिट लेजर में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट से रिलेटेड कितना है।
यानी आपका 3 सिनेरियो होता है। पहला सिनेरियो आपकी उस पीरियड में, यानी जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं, उस पीरियड में आपकी आईटीसी कितनी है, यानी 2A में कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरा कि उस क्रेडिट लेजर में, एक क्रेडिट लेजर होता है आपका, उसमें आपका कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। और तीसरा केस ये होता है कि आपका प्रोपोर्शनेट, यानी आपने एक्सपोर्ट से रिलेटेड आईटीसी कितनी, यानी इन तीनों केसेस में देखा जाता है विच एवर इज लोअर होता है, उसी पे हमें रिफंड क्लेम मिलता है। ये ऑटोमेटिक वहां पे कैलकुलेशन हो जाती है जैसे ही आप सारी इंफॉर्मेशन RFD 01 में देंगे। साथ ही साथ RFD 01 के साथ आपको क्या अटैचमेंट लगाना है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एनेक्सर बी आपको लगाना होता है, उसको कहते हैं इनपुट रिलेटेड, इसमें इंफॉर्मेशन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे सीरियल नंबर, जीएसटी नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, इनवाइस डिटेल, इनवाइस नंबर, डेट, टैक्सेबल वैल्यू, कैटेगरी क्या है, उसका HSN क्या है, उसमें सेंट्रल है, स्टेट टैक्स है या इंटीग्रेटेड टैक्स है। इसके बाद वो एलिजिबल फॉर आईटीसी, इनएलिजिबल तो नहीं है, वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। फिर इसके बाद वो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कुछ केसेस में हम लोग कंसीडर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं भी हो रहा है, तब भी हमारे पास अगर प्रॉपर इनवाइसेस है, सारी चीजें हैं, तो हम उसके लिए रिफंड के लिए क्लेम के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसी का डिस्क्लोजर यहाँ पर देना होता है। इस तरह से आप ये इंफॉर्मेशन एनेक्सर बी में इनपुट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फुलफिल करनी होती है, और यही यही एक फाइल, जेसन फाइल वहां पर पोर्टल में अपलोड करनी होती है। इस तरह की वर्किंग, ये वर्किंग आपको 2A से आप देख सकते हैं, 2A से आप कंसीडर कर सकते हैं, 2A से मिलती जुलती, यानी 2A से एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसा कि स्टेटमेंट 3 होता है, स्टेटमेंट 3 में क्या होता है, जैसे आपने अभी इनपुट की डिटेल गवर्नमेंट को दे दी जेसॉन फाइल के जरिए, इसी तरह से क्या होता है स्टेटमेंट 3 में सेल्स की डिटेल होती है। सेल्स की डिटेल में हमें प्रॉपर क्या देना पड़ता है, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, इनवाइस वैल्यू, गुड्स है या सर्विस है, पोर्ट कोड देना पड़ता है, और शिपिंग बिल नंबर क्या है, शिपिंग बिल डेट क्या है, उसकी FOB वैल्यू क्या है, और रेफरेंस नंबर, EGM क्या है, डेट क्या है। यानी मेनली जो इंफॉर्मेशन हमें जो देनी है, फर्स्ट सेगमेंट में हमें इनवाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनवाइस है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। सेकेंड स्टेप में हमें शिपिंग बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, FOB वैल्यू देनी। थर्ड में थर्ड में जो सेगमेंटेशन है उसमें EGM का रेफरेंस नंबर और डेट देनी होती है। BRC और FIRC यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होती, ये सर्विस सेक्टर के लिए मैंडेटरी होती है। यहाँ पे आपने पहले सेगमेंट में आपने जान लिया कि पहली इंफॉर्मेशन जो अटैच करनी है वो इनपुट से रिलेटेड अटैच करनी है, जैसा कि मैंने ये बताया नेक्सर बी होता है, उसको अटैच करना है। सेकंड में क्या है, स्टेटमेंट 3 होता है, जिसमें आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है। फिर उसके बाद कुछ डिक्लेरेशन होती है। डिक्लेरेशन क्या होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कवर किया है, डिक्लेरेशन में हमें क्या देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे उस क्लाइंट बेसिस में हमने जो डिक्लेरेशन दी, हेयर बाई डिक्लेयर दैट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर हैज नॉट अवेल्ड ऑफ द इनपुट ऑफ क्रेडिट, यानी हमने कोई भी इस पे जो SEZ है उन्होंने क्या है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेल नहीं किया, पहले में ये डिक्लेरेशन देगी एज पर रूल 89(2)(f) में। सेकंड में डिक्लेरेशन आपको देनी है 54(3) में। 54(3) में क्या डिक्लेरेशन देनी है, हमें F1 करना है कितनी हमारी अमाउंट है विथ रेफरेंस और टैक्स, इंटरेस्ट एंड अदर अमाउंट फॉर द पीरियड, उस पीरियड के बारे में मेंशन करना है। उसके बाद अदर डिक्लेरेशन में हमें देना है having declared that refund of input tax credit claimed in the application does not include input tax credit availed on goods, यानी यहाँ पे हमने ये आप डिक्लेरेशन दिया कि यहाँ पे नील रेटेड कोई नहीं, यानी जो आईटीसी है वो नील रेटेड से रिलीवेंट नहीं है और एग्जेम्प्टेड से रिलीवेंट नहीं, क्योंकि नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड के लिए आईटीसी अलाउ नहीं होती, वो आईटीसी हमें सेग्रेट करना पड़ता है, वही हम डिक्लेरेशन देते हैं। अगर आपकी आईटीसी में नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है, उससे रिलेटेड आईटीसी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका ये डिक्लेरेशन जाता है। और फाइनली एक डिक्लेरेशन जाता है कि हमारा जो गुड्स है, गुड्स एक्सपोर्ट आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, तो उसमें कोई किसी किस्म की एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। ये हमारा डिक्लेरेशन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पहले पोर्शन में हमने क्या किया, इनपुट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी। सेकंड पोर्शन में हमें क्या किया, सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी, और थर्ड में क्या किया, हमने डिक्लेरेशन दिए। यानी ये सारे अटैचमेंट हमें वन बाय वन अपने जो RFD 1 के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू अटैच करने हैं। इस सारी चीजों को आप अटैच कर देते हैं तो आपके पास क्वेरी बहुत कम से कम आती है और आपका रिफंड आसानी से इशू हो जाता है। डिक्लेरेशन के बाद आपको एलओटी जैसा कि उसमें RFD 01 में एक ऑप्शन आता है, वहां पे आपको एलओटी एलओटी वहां पे अपलोड करनी होती है, वहां पे आप एलओटी अपलोड करेंगे। उसके बाद
आपको जीएसटीआर 2A, यानी 2A का भी आप लगा दें तो सेफर साइड वो बहुत बेस्ट होता है। 2A को उस पीरियड, जिस पीरियड का आप क्लेम करने जा रहे हैं रिफंड का, उस पीरियड का आप 2A निकाल के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको अटैच कर दीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लेरिड लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्लेरिड लेजर में कितनी आईटीसी आपकी रिफ्लेक्ट हो रही, क्योंकि होता क्या है, आप जैसे ही रिफंड आरएफडी 01 फाइल करते हैं, तो जितनी भी रिफंड आप फाइल करते हैं वो रिफंड जो होता है आपकी जो क्रेडिट लेजर है उससे एडजस्ट हो जाता है। अगर आपके क्रेडिट लेजर में उतनी अमाउंट अवेलेबल ही नहीं है तो वो एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो हमने मैक्सिमम रिफंड की अमाउंट बताया है, वो मैक्सिमम रिफंड की अमाउंट पर प्रपोर्शनेट निकालें कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड कितनी आईटीसी है, सेकंड में 2A में कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है उस पीरियड में, थर्ड में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितनी है, यानी तीनों में से जो भी लोवेस्ट होगा उसी पे हमें रिफंड इशू होता है। तो जैसे ही आपने आरएफडी 01 फाइल करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्ट हो जाता है, यानी वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को रिड्यूस कर देता है। फिर इसके बाद हम उसके साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में हमें जो भी एक्सपोर्ट इनवाइस है, शिपिंग बिल है, और उस शिपिंग बिल के साथ एयरवे बिल है, वो सारी चीजें अटैच करनी हो। साथ में अगर कोई ईजीएम का जैसे स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया था, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी यहाँ पे अटैच कर दी थी। इसी तरह सारी बिलों की एक आप पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 सेगमेंट, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी थी, तो अप्रैल टू सितंबर का अलग सेगमेंट बनाया और अक्टूबर से मार्च तक का अलग 2 सेगमेंट में बना दिया। 2 सेगमेंट में सारी चीजें अटैच। आपको यहाँ पे हमने पहली बात ये बताई, एक प्रोसेस फ्लो बताया। प्रोसेस फ्लो में हमारा मेन मेन मकसद था प्रोसेस फ्लो में बताने का कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। इसको समराइज वे में मैंने बताने की कोशिश की है कि जैसे आरएफडी 01 ऑनलाइन फाइल करेंगे, साथ ही साथ उससे के साथ अटैच रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, यानी जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो अटैच करने होंगे। यहाँ पे मैंने अटैचमेंट 1 बाय 1 बनाया बता दिए, जैसे एनेक्सर में इनपुट से रिलेटेड, फिर स्टेटमेंट में सेल से रिलेटेड। उसके बाद मैंने बताया है कि जो डिक्लेरेशन होती है, कुछ डिक्लेरेशन, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपोर्ट जो गुड्स है उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं हो रही, आपकी जो आईटीसी है उसमें नील और एग्जेम्प्टर से रिलेटेड, यानी कुछ डिक्लेरेशन है जो एज पर लॉ है वो हमें सबमिट करनी पड़ती है। उसके साथ ही साथ हमें एलयूटी का अटैचमेंट करना होता है, जो एलयूटी का हमें जीएसटी डिपार्टमेंट से जो हमें मिलता है फॉर्म, वो हमें अटैच करना होता है। साथ ही साथ जो जितने भी डिक्लेरेशन, जितने भी अटैचमेंट होते हैं, वो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें विद सिग्नेचर अपने सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर के साथ लगानी। ये सारी चीजें लगाने के बाद ये जीएसटी ऑफिसर के पास जाता है, विद इन 15 डेज में वो जस्टिफाई कर लेता है कि आपके उसमें कोई डिफिशिएंसी है, तो डिफिशिएंसी मेमो जनरेट करता है, या कोई कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम उसको नजर आती है तो नोटिस रेज कर देता है। थर्डली वो एक्नॉलेजमेंट रेज कर देता है। एक्नॉलेजमेंट होने के बाद आपको विद इन 7 डेज प्रोविजनल बेसिस पे जीएसटी रिफंड 90% मिल जाता है, क्योंकि क्योंकि आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको ये प्लस पॉइंट होता है कि 90% आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर आने से पहले ही रिलीज कर दिया जाता है। ये एक प्रोसेस फ्लो हो गया जो कि मैं आपको समझाना चाहता था आरएफडी 01 का। प्रैक्टिकल केसेस में मैंने वो बता दिया, जो जो हमें अटैचमेंट करने होते हैं, ये सारे अटैचमेंट करने होते हैं। इसके बाद हम आप देख रहे होंगे, उसके बाद जो हमारा क्लाइंट था उस पे आरएफडी 08 की नोटिस आई थी। और आरएफडी 08 की जो नोटिस होती है, जैसा कि मैंने बताया, रिजेक्शन की नोटिस थी। उसने उसने पूछा था कि आपका टर्नओवर और आईटीसी का क्या रिलेशनशिप है। यानी यहाँ पे जो हमारा एक्सपोर्टर था उसके केस में क्या था, उसके केस में फ्रेट से रिलेटेड आईटीसी बहुत ज्यादा थी। फ्रेट से रिलेटेड आईटीसी अगर हम देखा जाए, टोटल आईटीसी का 70% जो आईटीसी थी वो फ्रेट से रिलेटेड थी। तो इस वजह से जो जीएसटी ऑफिसर ने एक क्वेरी रेज की थी, ये क्वेरी रेज की थी कि आपकी आईटीसी बहुत ज्यादा है। जब हम लोग प्रेजेंटली सो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में वहां पर गए, वहां पे हम लोग ने प्रेजेंट किया कि जो हमारा सिनेरियो कि हम लोग क्या है, ई कॉमर्स एक्सपोर्टर है, तो हमारा क्या होता है, फेडेक्स और डीएचएल के थ्रू हमारा माल एक्सपोर्ट होता है। नॉर्मली हमारी जो मेन आईटीसी होती है वो डीएचएल और फेडेक्स की होती है, इस वजह से वो 70% दिख रहा है। और जो हम लोग माल परचेज करके ला रहे हैं, वो माल जो हमने परचेज किया वो ज्यादातर हमारा अनरजिस्टर्ड से होता है। इस वजह से हमारी आईटीसी कम रिफ्लेक्ट हो रही है, अदर देन फ्रेट की आईटीसी इस वजह से ज्यादा है। तो यानी इसी में मैंने नोटिस का रिप्लाई दिया था, उसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई हो गया और उसने रिलीज कर दिया। यानी ये एक पूरा सिनारियो होता है आरएफडी 01 का, किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं और किस तरह से एंडिंग होता है। हमने बहुत ध्यान से हमें सारी चीजें करनी होती है और सारे अटैचमेंट प्रॉपर लगाने होते हैं, तभी हमारा जो होता है रिफंड इशू होता है। इन सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका भी रिफंड आसानी से इशू हो जाएगा। Thank you very much for watching my video. If you have any query, please comment here. Thank you very much.